Welcome students in my class. Today I am starting from very beginning of electrostatics. As you know, electrostatics is composed of two words electricity and statics. Electricity कहते हैं चार्ज को और इलेक्ट्रिक दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक्स मीन्स रुका हुआ स्टेशनरी। यदि कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा हो, रुका हुआ हो, किसी बॉडी पर हो, तब हम कहते हैं वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कैटेगरी में आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। यदि कोई चार्ज रेस्ट में है, कोई चार्ज बॉडी रेस्ट में है, तो उसका अध्ययन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। इसमें हम पहला चैप्टर आपको मैं पढ़ा रहा हूं और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हम शुरू से देखें कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। पहले थोड़ा समझिए कि व्हेन यू रब योर हेयर फ्रॉम योर कॉम्ब, देन यू फील दैट योर कॉम्ब एज वेल एज योर हेयर बिकम्स चार्ज्ड। यदि कोई आप कंघी से अपने बाल को रब करते हैं तो बाल के साथ साथ कंघी भी चार्ज हो जाता है। इक्वल और अपोजिट चार्ज आ जाता है कंघी पर और आपके बाल पर। यदि उस कंघी को पेपर पीसेज के पास ले जाते हैं तो आप पाते हैं कि वह पेपर पीसेज को अट्रैक्ट कर लेता है। यह चार्ज के इंडक्शन के कारण होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम देखें कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहते किसको है। Electric charge is the intrinsic property of matter which produces and experiences electric and magnetic effects. इसको समझिए, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यह एक मैटर का प्रॉपर्टी है जिसके कारण प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है, जरा सोचिए कि कहीं पर कोई चार्ज बॉडी रखा हुआ है तो इस चार्ज बॉडी के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी दूसरे चार्ज बॉडी को लाएंगे तो वह दूसरा चार्ज बॉडी उससे इंटरैक्ट करता है, या रिपल्सिव फोर्स लगाएगा एक दूसरे पर, या अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो यह इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। या यदि कोई चार्ज फ्लो करता है किसी कंडक्टर में तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, यह आप जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक मैटर का, किसी भी मैटर का वह इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस भी करता है और इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस भी करता है। उसी तरह से यह मैग्नेटिक इफेक्ट को भी यह एक्सपीरियंस भी करता है और प्रोड्यूस भी करता है। कैसे? आप जानते हैं कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया जाए, फेंक दिया जाए, तो वह अपने आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे एक तार से होकर, यदि कंडक्टर से होकर यदि हम चार्ज को फ्लो कराते हैं, तब ऐसी स्थिति में उस कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा इस चीज को। और यह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और किसी मैग्नेटिक फील्ड में यदि किसी चार्ज को प्रोजेक्ट करते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल पर वह मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाता है। इस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इस तरह से कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपीरियंस भी करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपीरियंस भी करता है। इसके बाद देखें कि चार्ज आता कैसे है। सपोज कीजिए कि कोई बॉडी है, कोई कंघी है, इस पर चार्ज आया कैसे। हम जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी पर रब करते हैं तो कोई एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और दूसरा बॉडी उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जैसे ग्लास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं। ग्लास रॉड समझते हैं और सिल्क क्लॉथ भी समझते हैं। ग्लास रॉड को यदि सिल्क क्लॉथ से हम रब करते हैं तो ग्लास रॉड पर अपने आप पॉजिटिव चार्ज आ जाता है
और सिल्क क्लॉथ पर अपने आप निगेटिव चार्ज आ जाता है। यह पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्यों आता होगा? पहले से ग्लास रॉड पर नेट चार्ज 0 था। ग्लास रॉड बना होगा एटम से, तो प्रत्येक एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स निगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी निगेटिव चार्ज की संख्या यदि पॉजिटिव चार्ज के बराबर है तो वह बॉडी न्यूट्रल है। जब आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। प्रोटॉन की संख्या तो वही रह गई लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए एक्सेस पॉजिटिव चार्ज आ गया। जबकि सिल्क क्लॉथ ने उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, इसलिए उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गया। एक्सेस इलेक्ट्रॉन के आने के कारण वह निगेटिवली चार्ज हो गया। अर्थात यदि किसी बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है तो वह बॉडी न्यूट्रल होगा। इट विल हैव नो चार्ज, इसको कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन यदि किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा होगा, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट मीन्स दैट negative charge is greater than positive charge, so excess of negative charge exists there। तो इलेक्ट्रॉन के अधिकता के कारण निगेटिव चार्ज किसी बॉडी पर आ जाता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन की जब कमी होगी अर्थात निगेटिव चार्ज की कमी होगी तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने के कारण वह बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण पॉजिटिवली चार्ज। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेज। कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं विशेषता को, प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में मैं पढ़ा रहा हूं आपको। तो पहला प्रॉपर्टी मैंने लिखा, सिमिलर चार्जेज रिपेल एंड डिसिमिलर चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। आप जानते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी के बीच रिपल्सन होता है या दो निगेटिव चार्ज बॉडी के बीच रिपल्सन होता है। लेकिन एक बॉडी पॉजिटिव हो दूसरा बॉडी निगेटिव हो तो दोनों के बीच क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। यह आप पहले से जानते होंगे। दूसरा प्रॉपर्टी मैंने लिखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। यह मास से एसोसिएटेड है, संबंधित है। मास से संबंधित क्यों है? इसलिए है कि जब आप ग्लास, मैंने एग्जांपल दिया था कि ग्लास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ से जब रब करते हैं तो ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इलेक्ट्रॉन का मास कम है लेकिन कुछ न कुछ तो है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ की ओर, अर्थात मास का ट्रांसफर हो रहा है। तो मास का ट्रांसफर जब होगा तो क्या होगा? ग्लास रॉड का मास घट जाएगा और सिल्क क्लॉथ का मास कुछ बढ़ जाएगा। हालांकि इसको हम तौलने से नहीं मेजर कर सकते हैं कि कौन घटा कौन बढ़ा, घटा या बढ़ा, यह हम बता नहीं सकते क्योंकि ये नेग्लिजिबली हम मास में अंतर आएगा। लेकिन नेग्लिजिबली स्मॉल होते हुए भी वास्तव में कुछ न कुछ तो मास का ट्रांसफर हुआ। इसलिए हम कहते हैं कि किसी बॉडी पर चार्ज आएगा तो या तो मास उसका थोड़ा बढ़ जाएगा या मास घट जाएगा। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यानी पॉजिटिव चार्ज होगा तब मास कुछ डिक्रीज कर जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएगा मतलब निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो मास उसका कुछ बढ़ जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हुआ कि यदि चार्ज का किसी बॉडी पर आता है तो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण आएगा, दो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण आएगा, या 10 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण आएगा, या 1 लाख इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण आएगा। लेकिन कभी भी हाफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो नहीं होगा, कभी भी 3/2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, कभी भी 3/4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। ट्रांसफर जब भी इलेक्ट्रॉन का होगा तो पूरे नंबर का होगा। 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा।
तो इस तरह से चार्ज किसी बॉडी पर आता है तो वह इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर आता है। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज होगा, या 1000 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी। अगला प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मान लीजिए कि यह बॉडी ए है और यह बॉडी बी है, तो इस दोनों आइसोलेटेड बॉडी है, दूर दूर पर है और दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, स्विच ऑफ है। स्विच यहां ओपन दिखा रहे हैं, मतलब कोई दोनों के बीच कनेक्शन नहीं है, कोई वायर नहीं जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं, लेकिन जब जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे या वायर से जोड़ देंगे, वैसे ही चार्ज का ट्रांसफर होगा। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ए से बी पर चार्ज का ट्रांसफर होगा या बी से ए पर चार्ज का ट्रांसफर होगा। ए से बी पर होगा या बी से ए पर होगा, यह इस पर निर्भर नहीं करता है कि ए पर ज्यादा चार्ज है कि बी पर ज्यादा चार्ज है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि ए हायर पोटेंशियल पर है कि बी हायर पोटेंशियल पर है। जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां से लोअर पोटेंशियल वाले बॉडी पर चार्ज का ट्रांसफर होता है। जैसे सपोज कीजिए कि गंगा कहां से कहां बहती है। गंगा बहती है, सपोज कीजिए कि उत्तरकाशी से के गंगोत्री से गंगा बहती है और समुद्र में जाकर मिलती है। गंगोत्री हायर अल्टीट्यूड पर है, अर्थात वो हायर पोटेंशियल पर है, और समुद्र लोअर अल्टीट्यूड पर है, लोएस्ट अल्टीट्यूड पर है, अर्थात उसका पोटेंशियल गंगोत्री के रिलेटिव बहुत ही कम है। इसलिए हायर अल्टीट्यूड से लोअर अल्टीट्यूड की ओर गंगा बहती है। जबकि पानी कहां ज्यादा है, समुद्र में पानी ज्यादा है, गंगोत्री में पानी कम है, समुद्र में पानी ज्यादा है। लेकिन ज्यादा पानी से कम पानी की ओर नदी नहीं, गंगा नहीं बह रही है। समुद्र से गंगोत्री की ओर पानी नहीं जा रही, बल्कि गंगोत्री से समुद्र की ओर पानी जा रहा है, क्योंकि गंगोत्री इज एट हायर अल्टीट्यूड वेयर एज आवर सी लेवल इज एट लोअर अल्टीट्यूड। सो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चार्ज का फ्लो होता है। दूसरी बात मैंने बताया कि चार्ज इज कंजर्व्ड। व्हाट डज इट मीन? किसी सिस्टम पर चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। जैसे कॉम्ब से आप अपने हेयर को रब करते हैं, तो अगर कॉम्ब इलेक्ट्रॉन को खोता है तो इलेक्ट्रॉन को बाल आपका हेयर गेन करता है। कहने का मतलब है कि पहले से कॉम्ब पर कोई चार्ज नहीं था, आपके बाल पर कोई चार्ज नहीं था, कुल चार्ज नेट चार्ज दोनों मिलाकर 0 था। अब जब रब किया तो ग्लास रॉड की तरह कॉम्ब पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और हेयर पर निगेटिव चार्ज आ गया। जितना चार्ज पॉजिटिव आया उतना ही चार्ज उस पर निगेटिव आया। आई मीन अगर प्लस क्यू चार्ज आ गया कॉम्ब पर तो माइनस क्यू चार्ज आया हेयर पर, कुल चार्ज नेट चार्ज सिस्टम पर 0 ही रह गया। कहने का मतलब है कि ए से बी की ओर सपोज कीजिए कि चार्ज गया, तो ए पर चार्ज आ गया Q1 डैस्ट, बी पर चार्ज आ गया Q2 डैस्ट। लेकिन कुल चार्ज पहले Q1 प्लस Q2 था, अब कुल चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश है, लेकिन Q1 प्लस Q2 Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर है। इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज इज कंजर्व। एक सिस्टम पर चार्ज कंजर्व होता है अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, बैटरी से नहीं जुड़ा हुआ है, अर्थ से नहीं जुड़ा हुआ है, तब ऐसे बॉडी को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। इसके बाद का प्रॉपर्टी है
चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब क्या है? चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब है कि यह किसी फ्रेम पर निर्भर नहीं करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको दूसरे शब्दों में कहिए तो किसी बॉडी को आप किसी भी स्पीड से फेंक दें, उसका चार्ज नहीं बदलेगा। द चार्ज ऑफ द बॉडी विल रिमेन द सेम व्हाट एवर बी द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। इसको कहते हैं हम चार्ज इज इनवेरिएंट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। यदि कोई चार्ज एक्सीलरेट करता है तो वह एनर्जी को भी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कोई भी चार्ज यदि स्टेशनरी है वह केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यदि कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करता है। लेकिन यदि कोई चार्ज एक्सीलरेटेड है, कहने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट उसका नहीं है, ऐसी स्थिति में वह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता ही है, साथ साथ वह एनर्जी भी रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। आप इसको महसूस कर सकते हैं। आपने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था, बोर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। उसमें पढ़ा होगा कि रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, तो बोर ने इसको कंट्राडिक्ट किया था। उसका कमेंट था कि यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा तो वह उसकी एनर्जी घटेगी और एनर्जी घटने के कारण अल्टीमेटली स्पाइरल बनाते हुए वह न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। यह ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इलेक्ट्रॉन तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और वह सर्कुलर मोशन में होगा जब, तो सर्कुलर मोशन में होने के कारण वह एक्सीलरेटेड है। उस पर एक एक्सीलरेशन हमेशा काम कर रहा है न्यूक्लियस की ओर। तो एक्सीलरेटेड चार्ज होने के कारण वह एनर्जी को रेडिएट करेगा और उसकी एनर्जी घटेगी। तो बोर ने इसको कंट्राडिक्ट किया था। क्या कंट्राडिक्ट किया है उसको, उसमें हमको नहीं जाना है। बोर ने कहा था कि वह किसी निश्चित ऑर्बिट में रहता है और उसका एनर्जी वहां कांस्टेंट होता है, वह इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। इस चीज में हमें नहीं जाना है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज रिजाइड्स एट आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। चार्ज को हम किसी भी बॉडी पर रखें, अंदर में ही रख देंगे चार्ज बॉडी के अंदर, तब भी वह चार्ज अंदर में नहीं रहकर वह बाहरी सरफेस पर आ जाएगा। कंडक्टर में हम कहीं भी चार्ज करें, मान कंडक्टर के अंदर हम कैविटी कर दें और कैविटी में एक सरफेस पर हम चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज डाल दें, तो वह चार्ज वहां नहीं रहेगा बल्कि वह बाहरी सरफेस पर कंडक्ट होकर आ जाएगा। यह कैसे आएगा इसको हम कुछ क्लासेस के बाद बता पाएंगे, क्योंकि यह आपको आगे कैपेसिटेंस चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें जब पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा, उससे आपको मालूम होगा कि चार्ज क्यों रिजाइड करता है आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर। और अंतिम प्रॉपर्टी मैं लिखा रहा हूं, किसी भी बॉडी को हम तीन तरह से चार्ज कर सकते हैं। बाय रबिंग, रबिंग मतलब बाय फ्रिक्शन, जैसे ग्लास रॉड और सेल क्लॉथ की बात करें, हम एबोनाइट रॉड और फ्लालेन की बात करें, तो रब करने से चार्ज एक बॉडी पर आ जाता है, या बाय कंडक्शन किसी बॉडी पर चार्ज आता है, या बाय इंडक्शन किसी बॉडी पर चार्ज आ जाता है। ओके, थैंक यू। फिर अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।